जादुई लीची। छोटा गोलू भूख से परेशान होकर अनाज के डब्बे ढूंढने लगा, लेकिन इस बार उसे निराशा ही हुई। उसने कुछ देर से सोचा, विचारा और हर डब्बे को हटाकर देखने लगा। कुछ चावल, गेहूं, दाल के दाने आसपास गिरे हुए मिले। उसने उन्हें उठा लिया, एक बर्तन में उन्हें धोकर फिर पानी में मिलाकर नमक हल्दी डालकर चूल्हे पर रख दिया। अब तो कुछ लाल टमाटरों को ढूंढना पड़ेगा, वरना कुछ दानों से अपने पेट के चूहे नहीं मानेंगे। मन्नू चाचा के खेत में बड़े बड़े टमाटर रहते हैं। कुछ ही देर के बाद गोलू के हाथ में मन्नू चाचा के खेत के कुछ टमाटर आ गए थे। बहुत भूख लगी है, 2-4 टमाटर पेट में डाल दूं, तब आगे बढ़ूं। गोलू टमाटर खा रहा था, इतने में मन्नू चाचा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। क्या रे गोलुआ, चोरी करने के लिए मेरा ही खेत मिला था? इतने सारे टमाटर तोड़ लिए। आज के बाद अगर मेरे खेत के आसपास नजर भी आया तो समझ कर रखना, मार मार कर तेरा सर गंजा कर दूंगा। चाचा बहुत भूख लगी थी, सो टमाटर खा लिया। मैं चोर नहीं हूँ। दूसरों की चीज बिना पूछे ले लेना चोरी नहीं तो क्या धर्म कर्म कहलाता है। तुझसे तो वो भिखारी अच्छे हैं जो चोरी नहीं करके भले मांग कर खाते हैं। बाकी के टमाटर रख दे और भाग कर जा यहाँ से। मैं तेरी गंदी सूरत देखना नहीं चाहता हूँ। गोलू अपमान का घूंट पीकर चुपचाप वहाँ से चल पड़ा। वो अपने आप को आज बहुत छोटा महसूस कर रहा था। पेट की भूख के लिए इतनी बेइज्जती होगी उसने सोचा भी नहीं था। वो रुआंसा हो गया था। क्या करूं? कहाँ जाऊं? कोई काम भी नहीं मिलता। बचपन से ही धुतकार और गालियां ही तो मिली है। कोई रिश्तेदार भी मेरी मदद करने नहीं आता। इस जिंदगी से अच्छा होता कि मैं भी माँ बाबूजी के साथ ही मर गया होता। इस जिल्लत की जिंदगी से तो मौत बहुत अच्छी है। गोलू घर पहुंचा और उसे चूल्हे पर जलने की बू आई। अरे बाप रे, जो था वो भी गया। कुछ दाने थे वो भी खाने के काम नहीं आए। बाप रे, सब के सब जल गए। उतार कर देखता हूँ, कुछ तो बचा होगा। अरे हाँ, ऊपर के थोड़े दाने बच गए हैं। मेरी गलती से सब हुआ है। भूख का मारा गोलू बेचारा उन जले हुए दाने को खाने पर मजबूर हो गया। वह उस जले हुए खाने को मुंह बनाकर खाता चला। मुंह कड़वा हो गया, लेकिन पेट को थोड़ी राहत मिली है। जिंदगी में भी बड़ी कड़वाहट है, लेकिन उसका सामना तो करना ही पड़ता है। मैं इस कड़वाहट और संघर्ष का सामना करूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा, गलत कदम नहीं उठाऊंगा। देखना है जिंदगी कितनी इम्तिहान लेती है। आज उसे अपने माँ और बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। कुछ देर बैठकर वो कुछ सोचता रहा, फिर पेट की भूख ने उसे बैठने नहीं दिया। वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे कहाँ जाना था यह वो नहीं जानता था, फिर भी वो चलता चला गया। बहुत दूर चलते चलते उसे एक गुच्छेदार फलों का पेड़ दिखाई पड़ा। उसके कदम रुक गए। ऊपर वाले का शुक्र है, ये जंगल है, यहाँ के फलों का स्वाद चख ही सकता हूँ। ये कोई चोरी नहीं होगी। अरे, ये तो लीची का पेड़ है। बस फिर क्या था, गोलू ने लीची के गुच्छे तोड़ लिए। कुछ लीचियाँ थी और उन्हें वो ना गिनते हुए खाने लगा। रस्सेदार लीची का मजा आने लगा। बहुत मीठा स्वाद है। किसी ने सच ही कहा है, सब्र का फल ना मीठा होता है। शायद उसने भी बड़ी देर के बाद लीची जैसा फल खाया होगा। गोलू इतना कहते ही लीची के पेड़ से आवाज आई। मेरे दोस्त, हिम्मत और मेहनत का फल भी मीठा होता है। अरे वाह, तुम तो बोल सकते हो। मेरी समझ में ये नहीं आया कि किस क्षेत्र में मेहनत करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। जहाँ चाहो वहीं मेहनत कर सकते हो। अगर इरादे पक्के हैं
और हौसला बना रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत दुख सहा है। उन दुखों ने ही तुम्हें मजबूत बना दिया है। अब तुम्हें मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ना होगा। कोशिश करके देखो, सफलता अवश्य मिलेगी। आसपास नजर दौड़ाओ, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। गोलू का पेट भर गया था। उस पर लीची की बातों ने गहरा असर किया। उसने आसपास नजर दौड़ाई। ये जगह तो बहुत अच्छी है। बहुत ही प्यारा लीची का पेड़ भी है। पास में नदी भी बह रही है। सामने खाली जमीन भी है। साग सब्जी और अनाज की खेती हो सकती है। बस एक छोटी सी कुटिया बनानी पड़ेगी। जमीन को सही करके खेत बनाना होगा। अब घर चलता हूँ और सामान लेकर 1 या 2 दिन में यही बसेरा करता हूँ। दोस्त, बहुत सही राह पर निकले हो। मंजिल की पहचान भी हो गई है। गोलू अपने दुख भूल गया। उसके जीवन में नई योजना जन्म लेने लगी। वो घर गया और उसने अपने मन में नए आशियाने तो बनाने का पूरा खाका तैयार कर लिया। 2 दिन के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। उसने एक खच्चर पर घर का सारा सामान लाद लिया था। आज वही रास्ते उसे प्यारे लग रहे थे। जब रास्ते मंजिल से ज्यादा खूबसूरत बन जाते हैं, तब सफर का मजा ही कुछ और होता है। उसके मन में नया हौसला जन्म ले चुका था। वो चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने अपना सामान उतारा और आसपास नजर डाली तो चौंक गया। उसने पहले जहां लीची का फल खाया था, आसपास लीची के कई छोटे पौधे उगाए थे। अरे, इतनी जल्दी लीची के बीज से पौधे बन गए और बड़े भी हो गए। ये कैसी लीला है मुरली वाले की। 1 2 3 4, अरे पूरे 15 पौधे हैं। हाँ, अब मुझे भी कुछ करना होगा। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अब मैं इन सभी पौधों को सम्मान की जगह पर लगा दूंगा। एक दूसरे के बीच में दूरी बनी रहेगी तो ये फलेंगे और बहुत सारे फल भी देंगे। गोलू ने बड़ी मेहनत करके लीची के सभी पौधे अलग अलग जगहों पर लगा दिए। उसने अपने रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया भी बना दी। इसके बाद उसने मुड़कर देखा तो बड़ा लीची का पेड़ बहुत सारे फलों से लद गया था। प्यारे दोस्त, तुमने मेहनत की है तो फल अवश्य मिलेगा। मैं जमीन को सही करके खेत बनाना चाहता हूँ। चारों तरफ सिंचाई का इंतजाम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है, औजार नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे फल किस दिन काम आएंगे? यही तुम्हारे लिए राह बनाएंगे। समझ गए? समझ गया दोस्त, सब कुछ समझ गया। जिसके सर पर तुम्हारे जैसे दोस्त का हाथ हो, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गोलू ने बहुत सारे लीची के फल तोड़े और बाजार में ले जाकर बेच दिया। बहुत ही उम्दा लीची होने के कारण भाव भी बहुत अच्छा मिला। गोलू ने अच्छा औजार खरीदे और कुछ घर का सामान खरीदा और खच्चर पर लादकर अपने निवास स्थान के पास चला आया। गोलू ने आसपास की जमीन को खेती लायक बनाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ लीची के छोटे छोटे पौधे बड़े होने लगे। वो बहुत ही जल्दी तैयार हो गए। वो दिन भी आ गया जब सारे लीची के पेड़ बहुत सारे फलों से सज गए। दूसरी तरफ गोलू ने साग सब्जी और अनाज की खेती भी की। उसे व्यापार में अच्छा खासा लाभ होने लगा और माली हालत सुधरने लगी। उसने एक शेरू नाम का कुत्ता भी पाल लिया। एक दिन जोरों की बरसात होने लगी। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। पास की नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी गोलू के घर तक आ गया। शेरू भौंकने लगा। गोलू घर के बाहर आ गया। अरे बाप रे, इतना पानी! सब कुछ डूब गया। चलो शेरू, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। गोलू अपने खच्चर और शेरू के साथ वहाँ से चल पड़ा। लीची के पेड़ ने पास में एक ऊंचा टीला बना दिया। गोलू, सबके साथ टीले पर विश्राम करो। प्रकृति के कोप से मत डरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
दूसरे दिन गोलू ने देखा तो उसकी कुटिया पानी में बह गई थी। वहाँ कुछ भी शेष नहीं था। सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ मिट गया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सारी बचत की हुई दौलत भी बह गई। शायद इसलिए यहाँ लोग बसेरा नहीं करते। अब सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा? गोलू ने लीची के पेड़ की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखा। वहाँ से रोशनी आई। दूसरे ही पल गोलू के लिए एक शानदार घर तैयार हो गया। शेरू आसपास दिखाई नहीं पड़ रहा था। शेरू, कहाँ चले गए? अब तो घर भी बन गया। इतने में गोलू ने शेरू को अपने मुंह में एक पोटली लटकाए आते हुए देखा। गोलू ने दौड़कर वो पोटली ले ली। उसकी बचत की सारी कमाई उस पोटली में ही तो थी। वाह मेरे शेरू, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर से माला माल कर दिया। मेरे दोस्त गोलू, चारों तरफ नजर दौड़ाओ और लीची के फलों को बाजार पहुंचाओ। बड़े व्यापारी तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। गोलू ने देखा सामने व्यापारी गाड़ी लेकर लीची लेने के लिए और पैसे देने के लिए खड़े हो गए हैं। हाँ दोस्त, मुश्किल आती है लेकिन उनके बीच से ही राह भी निकल आती है। तुम्हारे कड़े संघर्ष के छालों ने ही तुम्हें बुलंदी पर पहुंचाने की राह बनाई है। गोलू दौड़ता हुआ गया और प्यार से लीची के पेड़ से लिपट गया। रामपुर नाम के एक गांव में श्याम नाम का एक प्रेस वाला रहता था। श्याम के घर एक पपीते का पेड़ था। जब उस पेड़ के पपीते पक जाते, श्याम उस पपीते को बाजार में जाके बेच आता था। श्याम का बेटा जब उस पेड़ के पपीते खाने की जिद करता तो श्याम उसे समझाता। बेटा, अगर हम सारे पपीते घर में खाएंगे तो बेचेंगे क्या? पपीते को छोड़ो और रोटी खा लो बेटा। एक सुरेश नाम का आदमी श्याम के पास ढेर सारे कपड़े लेकर आया। सुरेश पहलवानी करता था। गांव के सभी लोग उससे डरते थे और इसका कहना मानते थे क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत ही तगड़ा था। सुरेश कपड़ों की गड्डी श्याम को देकर बोला, श्याम, इन कपड़ों को बढ़िया तरीके से धोना और अच्छे से इस्त्री करना। 100 से ज्यादा कपड़े हैं। श्याम इतने सारे कपड़े देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि इन कपड़ों से उसे 3-4 हजार रुपए की कमाई होने वाली थी। श्याम और उसकी बीवी और उसके बेटे ने खूब जमकर कपड़े धोए। ठंड में कपड़े धोते धोते श्याम के बेटे को सर्दी, जुकाम और बुखार हो गया। मैं ये कपड़े सुरेश को देकर आता हूँ, उससे पेमेंट ले लेंगे और फिर दवाई लेने चलेंगे। श्याम जब सुरेश के पास पेमेंट लेने पहुंचा तो सुरेश के तो तेवर ही बदल गए। जी, मेरे पास 5000 का पेमेंट आने वाला है। मैं उनसे आते ही आपको दे दूंगा, या फिर आप सीधे जाकर उनसे मांग लीजिए। तुम्हारे पैसे अगर किसी के पास अटके हो तो उससे मेरा क्या लेना देना? मुझे तो बस मेरा पेमेंट चाहिए भाई। मतलब तुम्हें सिर्फ अपने पैसों से ही मतलब है? तुम्हें किसी की परेशानी समझ नहीं आती क्या? ठाकुर जी से जब मुझे पैसे मिलेंगे तभी मैं दे दूंगा ना। इतनी सी बात क्या तुम्हारे समझ में नहीं आती? मोटे पहलवान सुरेश को देख पतला बेचारा श्याम कुछ नहीं कह पाया। श्याम बेचारा चुपचाप अपने घर लौट आया। पिताजी, आपको पैसे नहीं मिले तो क्या मेरा इलाज नहीं हो पाएगा? बेटा, ईश्वर सबकी मदद करता है। मैं तुम्हें गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पिला दूंगा, उससे भी तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। राजू ने अपने बेटे के लिए पपीता तोड़ा। उसने जब पपीता काटा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पपीते के बीज सोने के थे। श्याम ने पेड़ से और पपीते तोड़े और उन सभी को काट कर देखा तो हर पपीते के बीज सोने के निकले। अरे राजू की माँ, अरे बेटा राजू, जल्दी यहाँ आओ। अरे देखो, हमारे पपीते में सोना निकला है।
पपीते से निकले सोने को बेचकर श्याम ने अपने घर को ठीक कर लिया। बाजार में कपड़ों की शानदार दुकान खोल ली। जब सुरेश को पता चला कि श्याम के घर के पपीते से सोने के बीज निकलते हैं, तो वो गांव वालों से जाकर बोला, गाँव वालों सुनो, पपीते का पेड़ भले से ही श्याम के घर में है, लेकिन उसमें से निकला हुआ सोना सभी का है, क्योंकि वो गांव की जमीन पर है, तो उसमें से निकला हुआ सोना सब में बांटना चाहिए। अब बताओ, मैं सही हूँ या गलत? सुरेश ने गांव वालों को खूब भड़काया और गांव वाले उसकी बातों में आ गए। सब श्याम के घर जाकर पपीता मांगने लगे। ठीक है, अब से पेड़ पर जो भी पपीता उगेगा उसमें से एक एक पपीता सारे गांव वालों में बांट दिया जाएगा। गांव के लोग श्याम के व्यापार से बहुत खुश थे। उसकी पपीते की वजह से पूरे गांव में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन सुरेश का दिमाग फिर घूम गया। मैं गांव में सबसे ताकतवर इंसान हूँ, इस हिसाब से तो मुझे सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए। तो वो पेड़ श्याम के घर में क्या कर रहा है? उसे तो मेरे घर में होना चाहिए था। फिर वो एक दिन श्याम के घर पपीते का पेड़ उखाड़ने पहुंचा। उसने गांव वालों से कहा, ये पपीते का पेड़ भले से ही गांव की जमीन पर है, लेकिन ये पेड़ श्याम के घर में सुरक्षित नहीं है। श्याम इतना ताकतवर नहीं है कि वो इस पेड़ को सुरक्षित कर पाए। इस गांव में सबसे ताकतवर इंसान मैं ही हूँ, तो ये पेड़ मेरे घर में सुरक्षित रहेगा। मैं इसे अपने घर में लगा लूंगा। सुरेश ने जैसे ही पेड़ उखाड़ा, उस पेड़ के सारे पपीते जमीन पर गिरकर फूट गए और उन पपीतों से काला धुआं निकला जो पूरे गांव में फैल गया। काले धुएं ने श्याम के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों को पहले जैसा गरीब बना दिया। देख सुरेश, अगर तूने इस पेड़ को उखाड़ा ना होता तो आज सारे गांव वाले अमीर होते। तेरी वजह से सारे गांव वाले फिर से गरीब हो गए। गांव के लोगों ने मिलकर सुरेश की खूब पिटाई की और सभी गांव वालों ने सुरेश को गांव से बाहर निकाल दिया। फिर श्याम ने गांव के लोगों की मदद से अपने आंगन में पपीते का पेड़ दोबारा लगाया। कुछ ही दिनों में उस पर सोना देने वाले पपीते फिर से लग गए। कमल के दुबले पतले होने का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। सुनैना, तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, सब कुछ खिला पिला कर देख लिया, दूध, मखाने, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर को तो कुछ लगता ही नहीं। ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वो भी इसी की तरह पतले दुबले थे। लेकिन दादी, सब लोग मुझे लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तुम दुबले पतले हो तो इसमें तेरी क्या गलती? उदास मत हो, जाकर खा ले। कमल अपने दोस्त चमन के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ दो और लड़के आ गए। ये बॉल हमारा है। नहीं नहीं, ये मेरा बॉल है, कल ही मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। अब तक ये तेरा था, अब ये बॉल हमारा है। नहीं, मेरा है। अरे लकड़ी, तू हमसे लड़ेगा? चल कमल, यहाँ से चलते हैं, इन लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। नहीं, वो बॉल मेरा है। कमल चल यहाँ से, हम नया बॉल ले लेंगे, चलो यहाँ से। चमन कमल का हाथ पकड़ के उसे घर की ओर ले जाता है। लड़के उसे पीड़ित कर देते हैं। उन लोगों की बात सुनकर कमल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। निराश होकर कमल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त चमन बोलता है, अरे कमल, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर को चलना चाहिए, माँ इंतजार करती होगी। तुम जाओ, मैं कुछ देर और बैठूंगा यहाँ पर। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना। चमन वहाँ से चला जाता है।
थोड़ी देर बाद कमल ने भी घर लौटने का सोचा। जब वो घर की तरफ आ रहा था, उसे एक केले का पेड़ दिखा जो तेज रोशनी से चमक रहा था। कमल उस पेड़ के पास जाता है, तभी अचानक पेड़ से एक आवाज आती है। कमल, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो। मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ। भला एक पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? और क्या भला एक पेड़ बोल भी सकता है? कमल, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? ये देखो, ये सब जादुई खेल है। तुम इनमें से कोई भी एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। कमल ने जैसे ही एक केला तोड़ा और जब कमल ने उसको खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया। उसका शरीर स्वस्थ हो गया और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगा। कमल बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। क्या अब तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो तो सही, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं काफी दिनों से बहुत प्यासा हूँ। क्या तुम उस तालाब से मेरे लिए पानी ला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमल तालाब के पास जाता है और वहाँ से पानी भरकर ले आता है। उसने जैसे ही उस पेड़ को पानी दिया, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली और कमल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कमल, तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं काफी समय से प्यासा था। शुक्रिया दोस्त। कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वहाँ आम केले का पेड़ बन गया। कमल जब घर आता है तो उसकी दादी और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कमल ने जादुई केले के बारे में उन्हें सब बताया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या एक पेड़ भी प्यासा हो सकता है? उसकी भी आत्मा होती है? हाँ बेटा, पेड़ों में भी आत्मा होती है। पेड़ों की अपनी भूख होती है। उसे भी हमारी तरह पानी और प्रकाश की जरूरत होती है। दादी माँ, आज से मैं अपने सभी पेड़ों में पानी डालूंगा। कोई भी पेड़ प्यासा नहीं रहेगा। दूर सीतापुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माता, पिता और उनका बेटा विजय रहता था। विजय के पिताजी बहुत मेहनती और सेठ लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करते थे और माँ घर पर रहकर सारा काम करती थी। उस समय विजय की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थीं। उसके पिताजी रोज सुबह उठकर उनके आंगन में लगे एक बड़े से आम के पुश्तैनी पेड़ को पानी देते और उसकी बहुत देखभाल करते और फिर अपने काम पर निकल जाते थे। विजय को उस पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट लगते थे और वो उन्हें बड़े चाव से खाता था। वो रोज सुबह उठता और आम तोड़ लेता। उसके पिताजी ने कई बार उसे समझाया कि आम के पेड़ को वो रोज पानी डाले और उसकी प्रार्थना करे, पर विजय बहुत ही मन चला था। वो कभी भी किसी की नहीं सुनता था और घर के काम में भी हाथ नहीं बटाता था। विजय की माँ जब भी उसे कोई काम करने को बोलती, वो घर से बाहर चला जाता था और सारा दिन बाहर घूमकर शाम को पिताजी के आने से पहले घर लौट जाता था। विजय के पिताजी उसे रोज सुबह उठने को कहते और साथ ही प्रार्थना कर आम के पेड़ को पानी डालने के लिए कहते, पर विजय वो उनकी एक ना सुनता। उसकी माँ उसकी इस आदत को लेकर काफी परेशान रहती थी, पर उसे बहुत समझाने पर भी वो सबको अनसुना कर देता था। एक दिन सुबह विजय के पिताजी रोज की तरह विजय को उठाने की कोशिश कर रहे थे। विजय, उठो बेटा, सुबह हो चुकी है। देखो कितनी शानदार सुबह है। उठ जाओ, थोड़ी कसरत कर लो और आम के पेड़ में पानी डाल दो। फिर आज हम साथ खेत चलते हैं। विजय को वापस से थपथपाते हुए। उठो बेटा विजय। विजय की नींद टूटती है और वो अचानक से चिढ़कर बोलता है, क्या रोज सुबह सुबह मुझे परेशान करते हो? मुझे नहीं करनी कसरत, नहीं डालना पानी और मुझे खेत भी नहीं जाना। आप मेरी रोज बस नींद खराब करते हो। बेटा विजय, वो हमारा पुश्तैनी पेड़ है।
कई सालों से हमारे घर के आंगन में है और उस पे लगे आम काफी खास हैं। वो आम बाकी आमों की तरह ही है। मैं पुश्तैनी चीजों और उस आम के पेड़ से प्रार्थना करने में कोई विश्वास नहीं रखता। विजय वहाँ से उठकर बहुत गुस्से में घर के बाहर निकल जाता है। उसके पिताजी उसका ये स्वभाव देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, ये हमारी बात क्यों नहीं मानता? क्या मैं कुछ गलत कहता हूँ मालती? अगर अभी से विजय ऐसे ही आलसी रहेगा तो वो आगे जाकर क्या करेगा? मैं कुछ सोचकर ही उससे कुछ करने को बोलता हूँ। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ और मुझे भी यही डर लगता रहता है। विजय जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानता है। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, वो कब समझदार बनेगा? सही और गलत की पहचान उसे ही करनी होगी। और फिर वो अपना सामान लेकर खेत की ओर निकल जाता है। उसी रात विजय के पिताजी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। उसके पिताजी को इस हालत में देख विजय और उसकी माँ दोनों घबरा जाते हैं और विजय मदद लेने के लिए पड़ोस के लोगों को बुलाता है। पर उन सबके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसके पिताजी दम तोड़ देते हैं। विजय की माँ जोर जोर से रोने लगती है और विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है और कई दिनों तक वो सदमे में रहता है। धीरे धीरे वो लोग और गरीब होने लगते हैं और विजय की माँ काम की तलाश में घर घर घूमने लगती हैं और वो ये देखकर बहुत जोर जोर से अकेले में रोता है। वो घर पहुँचता है और अपनी माँ के पैर छूकर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज से मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपका ध्यान भी रखूंगा माँ। अगले ही दिन विजय अपने पिताजी का सामान लेकर दूसरों के खेतों पर काम करने लगता है और रोज सुबह काम पर जाने से पहले वो उस आंगन में लगे आम के पेड़ से प्रार्थना कर उनमें पानी डालता है और रोज कड़ी धूप में मेहनत करने लगता है और साथ ही घर आकर अपनी माँ का भी हाथ बटाता है। धीरे धीरे वो पूरा घर संभालने लगता है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब विजय और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन जब विजय बहुत ही गहरी नींद में होता है, उसे सपने में उसके पिताजी दिखाई देते हैं। विजय बेटा, तुम्हारे अंदर ये बदलाव और मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं काफी दुखी हूँ कि मैं जाते जाते तुम्हें कुछ दे न सका, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है। याद है ना हमारे आंगन का आम का पेड़? उसके आम बड़े खास हैं। कल पूर्णिमा की रात है। तुम उस पेड़ से प्रार्थना करना और रात में जब पूरा चांद दिखाई दे तब उसे पानी देना और फिर तुम्हें उस पेड़ से एक खास आम मिलेगा जो तुम्हारी सारी परेशानियां हल करेगा। सपना टूटते ही विजय को यकीन नहीं होता, पर फिर भी उसे अपने पिताजी के सपने वाली बात याद रह जाती है और सारा दिन काम पर वो उसी सपने के बारे में सोचता रहता है। सारा काम खत्म कर विजय घर पहुंचता है और उसकी माँ उसके लिए खाना लगाती है। विजय थाली में खीर पूड़ी देखकर बहुत खुश होता है। अरे माँ, आज खीर पूड़ी बनाई है, मेरी पसंदीदा। हाँ बेटा, आज पूर्णिमा है ना, पूरा चांद निकला है और हमारे घर हमेशा इस दिन यही बनता है। तुम्हारे पिताजी को भी तो आज के दिन खीर पूड़ी खाना बड़ा पसंद था। विजय को सब कुछ समझ आने लगता है। शायद उसके पिताजी सच बोल रहे हों और वो यही सोचकर रात में जब उसकी माँ सो जाती है, विजय उस पेड़ के पास जाता है और उसे पानी डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और अपने पिताजी की कही बातों को याद करता है। जैसे ही विजय ऊपर पेड़ की तरफ देखता है तो बड़े से चांद की रोशनी में उसे एक जगमगाता हुआ और सबसे अलग एक आम दिखाई देता है और अचानक से उस आम में से एक आवाज आती है। विजय, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम बोल कैसे सकते हो? मैं कोई मामूली आम नहीं हूँ विजय, मैं एक जादुई आम हूँ और तुम्हारे अंदर के बदलाव और सेवा देख मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम जो चाहे मुझसे आज मांग सकते हो। नहीं जादुई आम, पिताजी के जाने के बाद ही मुझे पता लगा कि मेहनत क्या होती है। मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए,
पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये पेड़ आमों से हमेशा भरा रहे और इस पेड़ के आम सबसे स्वादिष्ट हों। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो तुमने मांगा है वो जरूर पूरा होगा। और फिर वो आम वहाँ से ये कहकर गायब हो जाता है। और फिर जब सुबह विजय की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेड़ पर पहले से ही बहुत आम उग चुके होते हैं। फिर विजय खुश होकर वो आम तोड़कर गांव के बाजार में और लोगों के घर घूम घूम कर बेचता है और जो भी मुनाफा मिलता है उसे अपनी माँ को लाकर देता है और उस पेड़ के हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है। देखते ही देखते विजय अपनी मेहनत और लगन से उस गांव का बहुत बड़ा आमों का सेठ बन जाता है और फिर वो और उसकी माँ हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। एक गांव में हरिहर नाम का व्यक्ति रहता था। वह स्ट्रॉबेरी की खेती करता था। कई सालों से हरिहर स्ट्रॉबेरी की खेती करते आ रहा था। गांव में स्ट्रॉबेरी की मांग बहुत ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वह शहर में स्ट्रॉबेरी भेजता था। उससे उसकी आमदनी अच्छी हो जाती थी। धीरे धीरे हरिहर बूढ़ा हो चला, इसीलिए उसने सोचा क्यों न किसी को अपने साथ काम पर रख लिया जाए। हरिहर सूरज नाम के एक लड़के को अपने साथ काम पर रख लेता है। सूरज हरिहर के काम में मदद करता है। सूरज बहुत ही ईमानदार और साफ दिल का लड़का होता है। वह कभी भी अपने मालिक के साथ धोखा नहीं किया करता, हमेशा उसका साथ देता था। अब हरिहर के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह हर रोज खेत पर जाकर सभी फलों को देख सके, इसीलिए सूरज ही सारा काम संभालने लगा। सूरज ने इतने अच्छे से काम संभाला कि हरिहर को अपने स्ट्रॉबेरी की खेती की कोई चिंता नहीं थी। वह सूरज पर बहुत भरोसा करने लगा। सारा काम खत्म करके सूरज हरिहर के घर आता, उसकी देखभाल किया करता और उसके घर पर ही रहने लगा। सूरज हरिहर की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। वह हर वक्त सूरज को ही पुकारा करता था। सूरज के बिना वह कुछ भी नहीं कर पाता था। सूरज जितना हो सके उतना हरिहर की मदद करता था और किसी चीज की कमी नहीं होने देता। एक दिन हरिहर सूरज से कहता है, बेटा सूरज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पास आओ। जी बोलिए। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, एक तुम ही हो जो मेरी इतनी सेवा करते हो। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हूँ कल नहीं, इसीलिए मैं अपने स्ट्रॉबेरी की खेती तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा, ये मेरी इच्छा है। हरिहर अपने स्ट्रॉबेरी फार्म सूरज के नाम कर देता है। कुछ ही दिनों के बाद हरिहर की मृत्यु हो जाती है। अब वह पूरा फार्म सूरज ही संभाला करता। हरिहर की मृत्यु की खबर सुनकर हरिहर का भतीजा मोहन हरिहर के घर आता है और सूरज से कहता है, तुम कौन हो और मेरे चाचा जी के स्ट्रॉबेरी फार्म पर कब्जा करके क्यों बैठे हो? हरिहर जी ने ये फार्म खुद मेरे नाम पर किया है। उनकी इच्छा थी कि मैं इसे और आगे तक लेकर जाऊं। यह देखिए कागजात। मोहन उसे फाड़ देता है। ये सब कुछ नहीं सुनना है मुझे। जब उनका भतीजा जिंदा है तो और कोई क्यों चलाएगा उनका फार्म? चलो जाओ यहाँ से, अब से मैं ये स्ट्रॉबेरी फार्म को चलाऊंगा। मोहन सूरज की बेइज्जती करके उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। सूरज हरिहर के कमरे में आता है और हरिहर के बक्से को लेकर वहाँ से चला जाता है। बक्से में हरिहर के कपड़े और कुछ सामान था। सूरज उन्हें हरिहर की याद में लेकर चला जाता है। इधर मोहन हरिहर के स्ट्रॉबेरी फार्म को चलाने लगता है और पैसे कमाने लगता है। सूरज उदास होकर बस घर में अकेला पड़ा रहता था। एक दिन उसे हरिहर की बहुत याद आ रही थी। तब वह हरिहर के बक्से को खोलता है। सभी कपड़ों के साथ उसे एक डब्बा रखा हुआ मिलता है। सूरज उस डब्बे को खोलकर देखता है तो उसमें कुछ स्ट्रॉबेरी थी। अरे, ये स्ट्रॉबेरी यहाँ क्या कर रही है? तभी उस स्ट्रॉबेरी से आवाज आती है, सूरज, मैं एक जादुई स्ट्रॉबेरी हूँ। हरिहर ने मुझे यहाँ संभाल कर रखा हुआ था। क्या जादुई स्ट्रॉबेरी? हाँ सूरज, मैं सब जानती हूँ। मोहन ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मगर वो कैसे? तुम जो चाहो वह मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी कर सकती हूँ।
बताओ तुम क्या चाहते हो? हरिहर जी ने तो मुझे स्ट्रॉबेरी फार्म दिया था, वो मैं वापस चाहता हूँ क्योंकि उससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। ठीक है सूरज, एक काम करो, इस डिब्बे में जितने स्ट्रॉबेरी हैं उसमें से एक स्ट्रॉबेरी निकालो और उसे अपने पास रख लो। सूरज ने बिल्कुल ऐसा ही किया। हाँ, अब आगे क्या करना है? अब तुम इस स्ट्रॉबेरी को लेकर स्ट्रॉबेरी फार्म पर फेंक दो, उसके बाद देखना क्या होता है। सूरज चुपके से वहाँ जाता है और स्ट्रॉबेरी वहाँ फेंक कर आ जाता है। स्ट्रॉबेरी फेंकते ही वहाँ जितने स्ट्रॉबेरी थे सभी मुरझा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। स्ट्रॉबेरी के सारे पेड़ पौधे गिर जाते हैं। मोहन जब यह सब देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे ये क्या हो गया सारे स्ट्रॉबेरी को? मोहन वहाँ नए पेड़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कई महीनों के प्रयासों के बाद भी कुछ नहीं उगता। पूरी जमीन बंजर हो चुकी थी। इससे मोहन बहुत परेशान हो जाता है। अरे मैं क्या सोचकर यहाँ आया था और ये सब क्या हो रहा है? इससे अच्छा तो मेरी खेत थी, कम से कम उस पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे तो उगते थे। ये तो बंजर जमीन हो चुकी है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जमीन। लगता है इसे किसी को बेचकर वापस अपने गांव जाना होगा। एक दिन जादुई स्ट्रॉबेरी सूरज को ढेर सारे पैसे देती है और कहती है, तुम इन पैसों को लेकर जाओ और मोहन को दे दो, वह तुम्हें खेत वापस कर देगा। सूरज पैसे लेकर जाता है और मोहन से कहता है, मोहन, सुना है तुम खेत बेचना चाहते हो? मैं तुमसे यह खेत खरीदना चाहता हूँ। हाँ हाँ ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सूरज मोहन को पैसे देता है और इस बार सब कुछ कानूनी तौर पर करके अपने नाम पर स्ट्रॉबेरी फार्म करवाता है और कागजात की नई कॉपी निकलवा लेता है। अगर मैं इस बंजार जमीन को वापस हरा भरा बना दूं तो फिर भी तुम यह मुझसे नहीं ले सकते हो। हाँ हाँ समझ गया, वैसे भी मैंने बहुत प्रयास कर लिया है। अब यह कोई काम की जमीन नहीं है, तुम ही इसे रखो। जादुई स्ट्रॉबेरी ने सूरज को जो पैसे दिए थे वह सूरज मोहन को देता है और मोहन उन पैसों को लेकर अपने गांव निकल जाता है। सूरज, अब से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब से यह जमीन वापस से उपजाऊ हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। जो पैसे मोहन को मिले थे वह जादुई पैसे थे। जैसे ही मोहन उसे लेकर गांव पहुंचा, सारे पैसे खुद ब खुद गायब हो गए। अरे ये क्या हो गया? सारे पैसे तो अभी तक यहीं थे, फिर अचानक गायब कहाँ हो गए? खेत में वापस से हरे भरे पेड़ उग जाते हैं और सारा खेत स्ट्रॉबेरी से भर जाता है। एक दिन मोहन वापस से वहाँ आता है। सूरज, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे। मैंने तुम्हें पूरे पैसे दिए थे, तुमने उन्हें गिने भी थे। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, तुमने ही कहीं गिरा दिया होगा या चोरी हो गए होंगे। अब चलो जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मोहन यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। अचानक इतने सारे स्ट्रॉबेरी कैसे उग गए? मोहन सर झुकाकर वहाँ से वापस चला जाता है और सूरज जादुई स्ट्रॉबेरी की मदद से वह फार्म वापस ले लेता है और खुशी खुशी उसे पहले की तरह चलाने लगता है। मोहन की लालच की वजह से उसे कुछ नहीं मिल पाता और वह वापस से अपने खेत पर खेती करने लगता है।